Assalamu alaikum, this is Sayyid Damad Kilani. In today's video, we are going to talk about a very important theory in English literature, that is post-colonial theory. When it comes to theory, it is just like a lens or a way of looking at a particular writing. It provides a unique perspective to analyze a literary work critically. There are different theories which people use for their research. So post-colonial theory is one of them. We will be discussing it in detail. Let's discuss the term post-colonialism first. We can divide into two parts, post and colonialism. The term post refers to a period of time after a particular historical event or era, or in simple words we can say that the term post means something which comes after. The term colonialism refers to the policy or practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it with settlers and exploiting it economically. It is Oxford Dictionary. So in simple words we can say that colonialism is a policy which is used by a stronger nation to exploit a weaker nation. So taken together, the term post-colonialism, we can say that it is the critical study of the cultural legacy of colonizers and imperialism, focusing on human consequences of control and exploitation of colonized people and their land. So this is about the term post-colonialism. I hope it is clear. Now coming to the main point, post-colonial theory. As I said, that theory is a kind of lens, a unique perspective to analyze another work critically. So post-colonial theory is a term that refers to the theoretical and critical observation of former colonies of the Western powers and how they relate to and interact with the rest of the world. जैसे मैंने बताया कि जो theory है वो एक lens है और वो एक unique perspective आपको देता है किसी भी काम को critically analyze करने के लिए. तो जो post-colonial theory है ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है थियोरेटिकल और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशंस उन फॉर्मर कॉलोनीज़ की जो कि वेस्टर्न पावर्स की हुआ करती थी और वो कैसे रिलेट करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ. नाउ कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, जो क्रिटिक्स हैं, ये कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के आपस के रिलेशनशिप के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. अब इसमें ये बताते हैं कि जो कॉलोनाइज़र्स हैं जिन्होंने हम पे हुकूमत की है वो कुछ बातें एज्यूम करते हैं कॉलोनाइज्ड के बारे में. उनमें से पहली बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जो कॉलोनाइज्ड हैं वो क्या हैं, दे आर सैवेजेस, वो वहशी लोग हैं, वो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इसलिए उनको ज़रूरत है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की और एजुकेशन की, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आके जो है हम पे हुकूमत की है. उसके अलावा वो कहते हैं कि दे कैन नॉट मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड थस नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय द कॉलोनाइज़र. वो ये समझते हैं कि जो ये लोग हैं, ये जो कॉलोनाइज्ड हैं, वो अपने रिसोर्सेज को ख़ुद हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए जो कॉलोनाइज़र हैं उनकी ज़रूरत पड़ी है कि वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इनको कंट्रोल किया. फिर वो कहते हैं कि दे फॉलो अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स दैट आर इन डायरेक्ट अपोजिशन टू क्रिश्चियनिटी. वो कहते हैं कि जो इनके रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो कॉलोनाइज्ड के रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो क्रिश्चियनिटी से डेफिनेटली ऑपोजिट हैं. तो दे पोज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड एंड टू देम सेल्व्स इफ लेफ्ट अलोन. अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया के लिए भी ख़तरा हैं और अपने लिए भी ख़तरा हैं. फिर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में है. वो ये है कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ डीपली इन्वॉल्व विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस. अब ये अदरनेस क्या है? अदरनेस जो है पोस्ट कॉलोनियल थीरी में रेफ़र किया जाता है कि कैसे जो लोग हैं उनको डिफरेंट समझा जाता है डोमिनेंट ग्रुप से, और उनको कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है और उनको पावर और प्रिविलेज से अलग किया जाता है. लाइक हाउ पीपल हु आर सीन एज डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट ग्रुप आर मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम पावर एंड प्रिविलेज. तो यहाँ पे अदरनेस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया कि जो कॉलोनाइज्ड हैं वो अपने आप को अलग समझते हैं और जो जो कॉलोनाइज़र्स हैं वो कॉलोनाइज्ड को अलग समझते हैं. मतलब जो अंग्रेज़ हैं जिन्होंने हम पे हुकूमत की है वो अपने आप को डोमिनेंट ग्रुप समझते हैं कि वो डोमिनेंट हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो कॉलोनाइज्ड हैं जिन पे हुकूमत की जा रही है वो जो है अदर हैं, उनके लिए उन्होंने अदर
का वर्ड यूज़ किया है या अदरनेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। जो अदरनेस है ना वो क्रिएट की जाती है प्रोसेस ऑफ बाइनरी अपोजिशन पे, कि जब बाइनरी अपोजिशन होती है उसी में ये जो चीज़ है अदरनेस क्रिएट की जाती है। जब बाइनरी अपोजिशन आती है वहाँ पे ही अपोजिट का जिक्र आता है। तो जहाँ पे सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो एसोसिएट करते हैं डोमिनेंट ग्रुप के साथ और अदर आर एसोसिएटेड विद मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ। मिसाल के तौर पे कॉलोनियलिज्म के दौरान जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने ख़ुद को रैशनल समझा, ख़ुद को सिविलाइज समझा, जबकि जो कॉलोनाइज थे उनको बैकवर्ड समझा, अनसिविलाइज समझा। तो यहाँ पे ये बाइनरी अपोजिशन आ जाती है। तो अदरनेस को समझने के लिए जब हम अदरनेस को समझते हैं और समझ लेते हैं तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि कैसे एक पावर जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है सोसाइटीज़ में। मतलब डिवाइड और रूल का जो अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है या डिवाइड और रूल का अंग्रेज़ों की जो टैक्टिक है वो इस्तेमाल करके उन्होंने ख़ुद को डोमिनेंट पहले प्रूव किया कि हम डोमिनेंट हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, हम यहाँ पर आए जस्ट टू एजुकेट देम। और जो कॉलोनाइज्ड हैं, जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, वो क्या हैं? इर्रेशनल हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड हैं। तो जो पोस्ट कॉलोनियल थीरिस्ट हैं ये एम करते हैं कि ये डोमिनेंट कल्चर जो है, जितने भी डोमिनेंट कल्चरल नैरेटिव्स हैं उनको वो चैलेंज करते हैं और वो काम करते हैं कि ज़्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी हो by recognizing the diversity and complexity of human experiences and identities। जो पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट हैं वो उनका ये मानना है कि जो डोमिनेंट कल्चरल नैरेटिव्स इन्होंने बनाया हुआ है ये सरासर गलत है और वो काम करते हैं कि एक इक्विटेबल सोसाइटी बने जिसमें मुख्तलिफ लोगों के जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुख्तलिफ उनकी जो मसाइल हैं या मुख्तलिफ उनकी जो उनकी मुआशरे में जो डाइवर्सिटी है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, उनकी आइडेंटिटीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाए। फिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में आती है कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन अप्रोच टू लिटरेरी एनालिसिस दैट फोकसेस ऑन लिटरेचर रिटन इन कंट्रीज़। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली वही कंट्रीज़ होंगे जिन जो कि एक ज़माने में कॉलोनी रह चुके हैं। सो इट इज़ एन अप्रोच टू लिटरेरी एनालिसिस दैट फोकसेस ऑन लिटरेचर रिटन इन कंट्रीज़ दैट वर एट वन पॉइंट अंडर कॉलोनियल रूल। उसमें एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड क्रिटिक्स ये एग्जामिन करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन टू कल्चर्स कोलाइड, कि क्या होता है कि जब दो मुख्तलिफ कल्चर्स आपस में टकराते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली जब एक कल्चर डोमिनेट कर रहा हो दूसरे कल्चर पे, ख़ुद को सुपीरियर समझ रहा हो, तो फिर उस वक़्त क्या चीज़ पैदा होती है, क्या क्लैश पैदा होता है, क्या रिज़ल्ट आता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस क्या आते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और क्रिटिक्स इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल जो राइटर्स हैं उसमें हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं। एक प्रो इम्पीरियलिस्ट राइटर्स आ जाते हैं जो कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के हक़ में लिखा है, जो कि प्रो इम्पीरियलिस्ट हैं, जो कि इनका जो कॉलोनाइज़र्स हैं उनको जो कि सपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जोसेफ कॉनरेड है, इसका एक नावल बहुत फेमस है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। फिर रुडयार्ड किपलिंग है जो कि ख़ुद तो इंडिया में पैदा हुआ था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ही वाज हिमसेल्फ अ ब्रिटिश, तो वो इसके फेवर में लिखता है। उसका वाइट मैंस बर्डन जो पोम है दैट इज़ वेरी फेमस। उसमें ये बताता है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं दुनिया को सिविलाइज़ करने का काम उनके कंधों पर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया को सिविलाइज़ बनाएं। फिर तीसरे E.M. फॉस्टर है, इसका एक नावल है अ पैसेज टू इंडिया 1924 में लिखा था। तो ये जो लोग हैं इनका ये लोग जो हैं ये प्रो इम्पीरियलिस्ट हैं और ये जो इनके वर्क्स हैं ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में काफ़ी फेमस हैं। दूसरे जो हैं वो नेटिव राइटर्स हैं। नेटिव राइटर्स वो राइटर्स हैं जो कि कॉलोनाइज्ड हैं। ये राइटर्स जो हैं ये कॉलोनाइज थे, इन पर कॉलोनी इनके ऊपर जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने हुकूमत की है। तो नेटिव हमारे पास यहाँ पे चेनेवा एचेबी है जिसने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा था, अ नाइजीरियन राइटर। फिर अरुंधति रॉय है, इंडियन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसने लिखा है। डेरेक वॉलकट है, अफ्रीकन है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम्स। फिर बेप्सी सिदवा है, ये जो है इसने जो राइटिंग लिखी है वो एन अमेरिकन ब्राट एक नावल है, इसका 1993 में पब्लिश किया। सारा सुलैरी है, मीटलेस डेज इसने लिखा है। तो ये सारे जो लोग हैं ये सारे नेटिव राइटर्स हैं। तो ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं। फिर हम बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के जो पिलर्स हैं। ऐसे तो बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे लोग हैं जिनको पिलर्स कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के। उसमें सबसे पहले एडवर्ड सईद है,
दूसरे नंबर पे चक्रवर्ती स्पिवक है, गायत्री स्पिवक जो कि इंडियन स्कॉलर है। तीसरे नंबर पे भी होमी के भाभा, ये भी एक इंडियन स्कॉलर है। तो ये जो 3 लोग हैं ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के पिलर्स माने जाते हैं। एडवर्ड सईद की बात करें तो 1935 में पैदा हुआ है, 2003 में इसकी डेथ हुई है। ये एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर था, प्रोफेसर था इंग्लिश का और कंपैरेटिव लिटरेचर का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और इसको फाउंडिंग फिगर माना जाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। इसकी एक बुक है बहुत फेमस, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म जो है 1978 में इसने लिखी थी, और ये जो बुक है ये एक्सप्लोर करती है वेस्ट और ईस्ट के आपस में जो रिलेशनशिप है, और फोकस करती है पर्टिकुलरली ऑन द वेज इन विच वेस्टर्नर्स, उसने वेस्टर्नर्स के लिए ऑक्सीडेंट का वर्ड यूज़ किया है, हैव रिप्रेजेंटेड द ईस्ट, ईस्ट के लिए उसने ओरिएंट का वर्ड यूज़ किया इन लिटरेचर। ये जो बुक है ये फोकस करती है पर्टिकुलरली उन सारे वेज में, उन सारे तरीक़ों पे, जैसे कि जो वेस्टर्नर्स हैं वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं लिटरेचर में, आर्ट में और स्कॉलरशिप में। सईद जो है वो आर्ग्यू करता है कि जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप है अबाउट द ईस्ट वो हिस्टोरिकली जो है ना कैरेक्टराइज्ड रही है सेट ऑफ एजम्पशंस पे। उन्होंने कुछ एजम्पशंस माइंड में रखी हैं और बाइसेस हैं उनकी जो कि रीइंफोर्स करती हैं वेस्टर्न पावर और डोमिनेशन को। तो ये जो प्रोसेस है उसको इसने ओरिएंटलिज्म का नाम दिया है। ओरिएंटलिज्म ने यहाँ पे 2 काम किए हैं। एक ये कि इसने वेस्टर्न एक्सपेंशनिज्म को और इम्पीरियलिज्म को वेस्टर्न गवर्नमेंट की आंखों में लेजिटिमाइज कर दिया। दूसरा, इसने लोगों को, जो नेटिव्स हैं, उनको ये कन्विंस किया है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लोगों को सिविलाइज करना, लोगों को एजुकेट करना, ये जो है सारा वेस्टर्न कल्चर है। ये वेस्टर्नर्स का काम है कि लोगों को सिविलाइज करें, उनको एजुकेट करें, उनको तालीम दें, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, क्या ठीक है क्या गलत है ये बताएं। ये उनका, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्नर्स का काम है। इसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है, 1942 में पैदा हुई है, एक इंडियन थियरिस्ट है, इंडियन स्कॉलर है, फ़िलासफ़र है, और ये भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इसका बहुत ही फेमस ऐसे है कैन द सुबल्टन स्पीक। इसके अलावा इसने जैक डेरिडा की जो डी लॉ ग्रामेटोलॉजी है उसको ऑफ ग्रामेटोलॉजी का टाइटल दे के इसने इसको ट्रांसलेट किया है। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक जो है एडवर्ड सईद के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में। द सुबल्टन क्या है? लिटरली जो कैटेगरी है उन लोगों की जो कि लोअर हों पोजीशन में, तो सुबल्टन से यहाँ पे ये मुराद है। लेकिन ये जो टर्म है वो एंटोनियो ग्रामशी ने कॉइन की थी, और उसने ये बताया था कि जो ऐसे कुछ ख़ास लोग हैं जिनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, उनको सोशल ग्रुप से निकाला जाता है, सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से निकाला जाता है, और उनको ये बताया जाता है कि आप जो हैं इसमें फ़िट नहीं होते और उनकी कोई वॉइस नहीं होती कॉलोनियल पॉलिटिक्स में। तो उन लोगों के लिए एंटोनियो ग्रामशी ने सुबल्टन का वर्ड यूज़ किया, और फिर गायत्री स्पिवक ने वहाँ से लेकर अपने ऐसे में उसको एम्प्लॉय किया। तो स्पिवक जो है वो एम्प्लॉय करती है अपने ऐसे में के अंदर सुबल्टन स्पीक, ये दिखाने के लिए कि कैसे मार्जिनलाइज्ड और अप्रेस्ड जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, जिनकी वॉइसेस सिस्टमेटिकली साइलेंस हैं और उनको इग्नोर किया जाता है डोमिनेंट डिस्कोर्सेस में, पर्टिकुलर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, उन लोगों के लिए गायत्री स्पिवक ने जो है सुबल्टन का वर्ड यूज़ किया है। उसके अलावा जो है थर्ड पिलर होमी के भाभा, जो कि एक इंडियन पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट है, प्रोफेसर है इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर एंड लैंग्वेज का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन हाइब्रिडिटी, मिमिक्री एंड द थर्ड स्पेस। उसकी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक है उसका नाम है द लोकेशन ऑफ कल्चर, और आगे देखते हैं कि हाइब्रिडिटी, मिमिक्री और थर्ड स्पेस में वो क्या बात करते हैं। हाइब्रिडिटी जो है ना, इट रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और आइडेंटिटीज़। वो कहता है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की आइडेंटिटीज़ जब आपस में मिलती हैं तो इससे एक नई आइडेंटिटी पैदा हो जाती है, एक नया कल्चर पैदा हो जाता है, उसको ब्लेंडेड फॉर्म कहा जाता है। फिर उसका एक कॉन्सेप्ट है मिमिक्री का। उसमें यह है कि मिमिक्री जो है किसी भी दूसरे कल्चर को कॉपी करना, उसको इमिटेट करना, और मोस्टली वो कल्चर जिसको कॉपी किया जा रहा है वो डोमिनेंट कल्चर होता है, और इसका अक्सर मीन ये होता है कि उसको चैलेंज किया जाता है डोमिनेंट कल्चर को, और उसमें चैलेंज इसलिए किया जाता है कि जो उसके लूप होल्स हैं, जो उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं वो सामने आएँ। फिर वो बात करता है थर्ड स्पेस की। थर्ड स्पेस जो है ना एक मीटिंग पॉइंट की तरह है कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर्स और आइडेंटिटीज़ आपस में मिलते हैं, और ये उस स्ट्रिक्ट कैटेगरी के आइडिया को भी ब्रेक करता है और अलाउ करता है जहाँ पे नए आइडिया पैदा हों, नई आइडेंटिटीज़ पैदा हों। ये वो स्पेस है जहाँ पे लोग नेगोशिएट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं और नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट
पोस्ट कॉलोनियल थीरी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें हमने अदरनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया, इसमें ओरिएंटलिज्म जो है उसको डिस्कस किया, एडवर्ड सईद को डिस्कस किया, गायत्री स्पिवक को डिस्कस किया, होमी के भाभा को डिस्कस किया। ये तीनों जो हैं ये पिलर्स माने जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल थीरी में। इसके साथ साथ हमने जो है जो प्रो ब्रिटिश राइटर्स हैं उनको डिस्कस किया, जो नेटिव राइटर्स हैं उनको डिस्कस किया, जो जगह थी जहाँ पे जो कॉलोनी रह चुकी थी, जो कॉलोनाइज लोग थे, वो जोग्राफिकल लोकेशंस को हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज अ वेरी डिटेल अकाउंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थीरी. I hope you have got it. Thank you very much for watching.